स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इसका नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रखा है पहले ये समझते हैं। अगर बात करें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन उसका मतलब क्या हो रहा है। सपोज़ कर लेते हैं कि हम एक बगीचे में यानी एक गार्डन में देख रहे हैं कि एक आम है, तो जो हम गार्डन में आम देख रहे हैं ना वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन उस आम तक पहुंचने का काम हमारा कौन करने वाला है, पैर करने वाला। यानी उस आम तक हम पहुँचे कैसे, पैरों के सहारे वहाँ तक पहुँचे। अब आम को जो तोड़ना है वो काम कौन करने वाला है, हाथ करने वाला। यानी आम को तोड़ने का सहारा किसने दिया, हाथ ने दिया। फिर खाए हम मुंह से और गया वो कहाँ, पेट में। और जिस दिन वो आम के बगीचे का मालिक आपको देखेगा ना तो मारेगा आपकी पीठ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक ऑर्गन कोऑर्डिनेट कर रहा है। आँख का देखना, पैर का चलना, हाथ का तोड़ना, मुंह का खाना, यानी हर ऑर्गन्स ने किसी न किसी के इन्फॉर्मेशन के देने की वजह से हर ऑर्गन ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया। ये कोऑर्डिनेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। और कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब हम उस आम को देखें तो दो चीज़ें हो सकती थी ना, हम वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हम जाएंगे तो भी वो हम सीख रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन, और नहीं जा रहे तो भी वो एक कोऑर्डिनेशन है। हम पैर को मैसेज कर रहे हैं कि जाइए तो भी एक मैसेज जा रहा है, और नहीं कह रहे हैं तो भी एक मैसेज जा रहा है। तो ये बात है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब ये प्रोसेस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लेकिन प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल। क्यों ऐसा होता है, आप प्लांट को एक पटाखा मारिए और आप देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होगा, प्लांट वैसे ही पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन फास्ट नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिस्टम पाया जाता है, ना कि नर्वस सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों पाया जाएगा वही जो एनिमल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन द टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट कोऑर्डिनेशन क्यों अच्छे से नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है। इंसान को एक पटाखा आप मार के देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा इसका कोऑर्डिनेशन कैसा हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हार्मोन सिस्टम भी काम कर रहा है और उसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है। तो ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों आपस में एक दूसरे से जुटा है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है हमको ह्यूमन में भी पढ़ना है, प्लांट में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन में अगर हम कोऑर्डिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें क्या हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन करने में सबसे पहला रोल जो निभाता है वो होता है नर्व सेल का। यानी नर्व सेल जो होता है एक प्ले करेगा रोल। फिर जो दूसरा रोल मेन होगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा हम आगे चल के समझेंगे। और तीसरा रोल जो होगा वो किसका होगा, ब्रेन का। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। अब हम इसमें सबसे पहले नर्व सेल को समझते हैं। नर्व सेल बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी भी हो सकती है। एक्चुअली नर्व सेल का मतलब क्या है, नर्व सेल एक ऐसी सेल है जो मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करने, एक ऐसे समझ लीजिए कि पंखा अगर आपके घर में चलाना है और आपके घर में स्विच लगा हुआ है तो स्विच दबाने से पंखा चलता है, लेकिन उस दोनों के बीच में एक कनेक्शन है तार का। तो वो जो तार है ना वो नर्व सेल है। तो नर्व सेल आखिर क्या है पहले हम ये समझते हैं। नर्व सेल का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जो बहुत आसानी से बन भी जाएगा, बहुत ही आसान होगा। ये बहुत ही आसान सा फिगर मैंने बनाया है नर्व सेल का, और समझते हैं कि इस नर्व सेल में क्या है आखिर। ये एक पूरा स्ट्रक्चर एक नर्व सेल का। नर्व सेल देखने में कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। नर्व सेल का जो सबसे ऊपर का पोर्शन उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये हो गया डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट्स क्या होता है? अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि डेंड्राइट्स क्या है, तो जो मैसेज को रिसीव करना है, वो रिसीव करने का नर्व सेल का जो पहला पार्ट होगा वो कौन होगा? डेंड्राइट्स। यानी डेंड्राइट इज दैट पार्ट विच रिसीव द मैसेज। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेगा? सेल बॉडी, इस पूरे को हम कहते हैं सेल बॉडी, और अगर चाहें तो इसको हम कह सकते हैं साइटोन। ये डेंड्राइट साइटोन तक मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। इसको गवर्न करने के लिए यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ से उसके बाद ये पतली सी पाइप दिख रही होगी आपको, यहाँ तक मैसेज जाएगा, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। उस एक्सॉन पे एक कवरिंग होती है, उसको कहते हैं माइलिन शीट। और लास्ट में ये देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं सिनेप्टिक एंड। सिनेप्टिक, या कुछ बुक में इसका नाम लिखा होगा नर्व एंड। है क्या ये सारी चीज़ें? डेंड्राइट्स हमने समझा, डेंड्राइट्स अपना मैसेज रिसीव कर लिया बॉडी से कहीं से, वो मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र किएगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से ट्रांसफ़र होगा मेलान एक्सॉन में, और एक्सॉन से सिनेप्टिक इन तक या नर्व इन तक पहुँचेगा। अब ऐसे समझते हैं कि सपोज़ कर लीजिए तो ये एक नर्व सेल है और ये दूसरी नर्व सेल है। एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से कभी जुटी नहीं होती, उसके बीच में गैप होता है। यानी एक नर्व सेल दूसरी नर्व से कभी जुटा नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? गैप होगा। इस गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हैं, सिनेप्टिक गैप भी कह सकते हैं, सिनैप भी कह सकते हैं, कई नाम से जानते हैं हम। तो ये हो गया सिनैप्स। यानी एक ऐसा नहीं कि एक ही नर्व पूरी बॉडी में है, अलग अलग नर्व है। दो नर्व को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बीच में गैप है, और इस गैप से भी अब सवाल उठेगा, सर इस गैप से कैसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है दूसरे में? जब गैप है तो यहाँ से यहाँ तक मैसेज कैसे गया? दो तरीका होगा, एक केमिकल का भी हो सकता है, एक हार्मोनल भी हो सकता है, सॉरी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो सकता है, केमिकल इम्पल्स हो सकता है। तो हम समझेंगे दोनों कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे काम करेगा और केमिकल इम्पल्स कैसे करेगा। तो ये बातें हुई नर्व सेल की। अब हम ज़रा इसमें समझते हैं कि होता क्या है। होता कुछ ऐसे है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बाहर कोई स्टिमुलस है। सवाल उठा, स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द सराउंडिंग विच मेक्स आवर बॉडी टू एक्ट। यानी कोई भी सराउंडिंग में चेंजेस हों जिसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स दे, एक्ट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। बिजली कड़क रही है मान लीजिए, तो बिजली कड़कने में हमें डर लगा, ये स्टिमुलस है। हम कुछ पंखा चला रहे हैं, पंखा चलाने में हवा लग रही है, ये स्टिमुलस है। लाइट जला रहे हैं, आंख पे लग रही है, रोशनी पड़ रही है, ये स्टिमुलस। यानी कोई भी चेंजेस हो जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म करती है, तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो ये स्टिमुलस जो होता है वो हमारी बॉडी का रिसेप्टर का जो पार्ट होता है वो रिसीव करता है। यानी अगर हमने आम देखा था तो देखने वाला काम हमारा आँख दिया ना, तो आँख हमारा क्या हो जाएगा? रिसेप्टर हो जाएगा। यानी जो ऑर्गन ने स्टिमुलस को रिसीव किया है वो हमारा क्या हो जाता है? रिसेप्टर। यानी स्टिमुलस से जो मैसेज होगा वो कहाँ जाएगा? रिसेप्टर के पास जाएगा। अब रिसेप्टर क्या करेगा? ये मैसेज को डेंड्राइट्स तक भेज देगा। डेंड्राइट्स क्या करेगा? साइटोन तक भेज देगा। साइटोन क्या करेगा? एक्सॉन तक भेज देगा। एक्सॉन क्या करेगा? सिनेप्स यानी जो गैप है उसमें आ जाएगा। फिर उस गैप्स के बाद दूसरे वाले के यानी सेकेंड नर्व जो थी उसके हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? वापस से डेंड्राइट्स में आ जाएंगे। फिर वही जाएगा साइटोन में जाएगा, फिर साइटोन से वो एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से मान लेते हैं ये जाके स्पाइनल कॉर्ड पे क्या हो गया है? अटैच हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी एक इस तरीके का पूरा एक फ्लो है। ऐसा नहीं कि एक झटके में पूरा काम होता है, ये फ्लो में काम करता है जो कि कुछ इस तरीके से करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये समझा स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब ये जो मैसेज वापस जाएगा, जैसे अगर हम मान लीजिए किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम जब उसको छुएंगे तो तुरंत मैसेज जाएगा कि ये बहुत गर्म है, अपना हाथ हटा लीजिए। तो हमने छुआ तो स्टिमुलस तक गए, लेकिन हटाया तो ये हमारा रिस्पांस था। तो हम स्टिमुलस और रिसेप्टर समझ गए कि भाई कोई चेंजेस हो रहा है सराउंडिंग में जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोई एक्शन करे, तो वो स्टिमुलस रिसीव करेगा स्टिमुलस को, रिसेप्टर। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी
कोई फंक्शन यानी कोई एक्शन परफॉर्म करती है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स जिस ऑर्गन से, बॉडी के जिस पार्ट से हम इसका रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टर। तो जैसे अब यही समझिए कि अगर हम प्रेस छू रहे हैं तो प्रेस तो उंगली के एक पॉइंट से छूएंगे, लेकिन हम इस उंगली को नहीं हटाएंगे, वहाँ से पूरा हाथ हटाएंगे। तो स्टिमुलस जो प्रेस था उसके लिए रिसेप्टर सिर्फ एक फिंगर थी, लेकिन इफेक्टर पूरा हाथ हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्टर और इफेक्टर दोनों एक हों। जैसे कोई एक पड़ाका आपको मारे तो आप उसको गाल से नहीं मारेंगे, आप उसको दूसरे हाथ से मारेंगे ना। तो रिसेप्टर ये हुआ और इफेक्टर क्या हुआ? आपका हाथ हुआ।